बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। ये एक कम्प्रीहेंसिव लेक्चर होगा आपका। मैं इस चैप्टर में आपका जो चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल्स है, इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज हमने इस्तेमाल करने हैं उन तमाम फार्मूलाज को आज मैं एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो हमारा टॉपिक है डिस्कशन ऑन ऑल फार्मूलाज यूज्ड इन चैप्टर इन सिंगल लेक्चर। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डबल इंटीग्रल को, कि हाउ कैन वी डिफाइन डबल इंटीग्रल। let z is equal to f of x y function of two variable be defined over a region D which is bounded above by the curves y2 is equal to g2x and bounded below by the curve y1 is equal to g1x and by the vertical lines x is equal to x1 and x is equal to x2 as shown in figure 1. Then double integral can be defined as double integral for z is equal to f of x y can be defined as double integral over a region D f of x y d of a। अब यहाँ पर आप इस इंटीग्रल को सिंपल z इंटू डी ए भी लिख सकते हैं, या ये लिखा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। What is dA? dA is area element where dA is an area element which can be written as dx into dy or dA equal to dy dx। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो आपके पास मैंने कहा कि फ़र्ज़ करें कि आपका लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी टू वेरिएबल आपका ये फंक्शन है जो कि एक रीजन D के ऊपर डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब है कि वो उसके ऊपर कंटिन्यूस है और बाउंडेड है। दूसरी ये बात है कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास इन्फिनिटी नहीं बनती और कोई कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी वैल्यू नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो रीजन D है ये बाउंडेड अबव है कर्व y2 इज इक्वल टू g2x से और बाउंडेड बिलो है y1 इज इक्वल टू g1x से। यानी ये जो आपका रीजन D है, रीजन D आपका कुछ इस तरह है। सपोज ये आपका x एक्सिस y एक्सिस बनाने लगा हूँ मैं। दिस इज योर कर्व y2 इज इक्वल टू g2x, this is your curve y1 is equal to g1x
ये आपकी बाउंडेड अबव वाली कर्व ऊपर वाली और ये बिलो वाली। अब फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास लाइन हैं साइड पर x इज़ इक्वल टू x1 और ये आपकी लाइन है x इज़ इक्वल टू x2, दो वर्टिकल लाइंस हैं। अब इन चार चीज़ों ने आपके पास जो रीजन D बाउंड किया है, जो रीजन D यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है वो आपका ये सारा है, ये आपका रीजन D है। अब इस रीजन D के ऊपर आपका फंक्शन f ऑफ x, f जो है वो डिफाइंड है, आपका जो फंक्शन f है वो मैंने कहा कि यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ये जो डबल इंटीग्रल मैंने यहाँ पर ये जो रीजन D लिखा है मैंने, ठीक है, इस इंटीग्रल को आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, उस रीजन D को जो कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये फंक्शन आपका लिखा है, ये डबल इंटीग्रल आपका लिखा है। दिस कैन बी रिटन इन टू वेज। पहला आपका तरीकाकार ये है कि आप इसको लिख सकते हो ऐसे, यहाँ पर लिखी है आपने लिमिट्स x की, अंदर लिमिट्स लिखनी है आपने y की। अब अगली बात ये है कि यहाँ पर अगर आपने y की लिमिट्स लिखनी है तो ये वाला, तो y की लिमिट्स होंगी इन टर्म ऑफ x, यानी ये लिमिट्स आपकी होंगी वेरिएबल फॉर्म में, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, सही है। और अंदर यहाँ पर आ जाएगा ये आपका फंक्शन f(x) y, और dA को आप लिखेंगे अब इस तरह, यहाँ पर चूँकि पहला इंटीग्रल आपका y है तो आप लिखोगे पहले dy dx, ठीक होगी बात ये। अच्छा, या फिर अगर आप इसको ऐसे कर लेते हैं, इस इंटीग्रल को रीजन D को मतलब आप ब्रेक करते हैं इस तरीके से कि लिमिट्स आप कुछ ऐसे लिख लेते हैं। अब आप लेंगे बाहर लिमिट्स y की, तो y वाली लिमिट्स अब कांस्टेंट कंसीडर होंगी, कांस्टेंट से मतलब नंबर की फॉर्म में होंगी। अब आपके पास यहाँ पर x की जो लिमिट्स आएंगी वो आ जाएंगी वेरिएबल फॉर्म में, x1 इज इक्वल टू h1y और x2 इज इक्वल टू h2y, यानी अब आपके पास x डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इन टर्म ऑफ y के ऊपर। तो ये आपके पास इस डबल इंटीग्रल को लिखने के दो तरीकाकार हैं, एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अब जब आपने x की लिमिट्स पहले लिखनी है तो यहाँ पर dx लिखेंगे, dy लिखेंगे यहाँ पर। तो ये डबल इंटीग्रल को आपने यहाँ दो तरीक़ों से लिख लिया, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आप ग्राफिकली देखें तो आपकी ग्राफिकली कुछ शेप इस तरह की नज़र निकल के आ जाएगी नज़र। यहाँ पर मेन चीज़ तो आपने खैर इसको समझना है, ये ग्राफिकली तो हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, वो भी आपको आना चाहिए। ये आपके पास आ गई लाइन y2 वर्टिकल लाइन, ये आपकी लाइन आ गई y1, सॉरी वर्टिकल कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन y1, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास ये एक कर्व है, दूसरी ये कर्व है, ये इंटीग्रेशन के साइन नहीं डाले मैंने, यहाँ पर ये कर्व को मैंने बयान किया है। ये आपके पास आ गई x1 इज़ इक्वल टू h1y वाली कर्व, और ये आ गई x2 इज़ इक्वल टू h2y, ये दूसरी कर्व आ गई। अब इनके दरमियान आपका जो रीजन D बनता है वो ये वाला सारा है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ये आपका रीजन D बनता है इनके दरमियान। इसके ऊपर अब आप यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। खैर ये चीज़ समझ आ जाए तो बेहतर है, अदरवाइज़ बस इसमें ये देखने वाली बात है कि इस इंटीग्रल को आप दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक ये है और दूसरा ये है, एक में x की लिमिट्स बाहर हैं, एक में y की लिमिट्स बाहर हैं। नेक्स्ट बेटा जी, यहाँ पर आपका जो डबल इंटीग्रल है इसको आप एज अ वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए और एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए डबल इंटीग्रल कैसे इस्तेमाल होता है वो ज़रा देखें। हम बेसिकली जानते हैं कि वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो होता है सरफेस एरिया इंटू हाइट। जब आप किसी सॉलिड के सरफेस एरिया को उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका वॉल्यूम देता है, ये जो चीज़ है, ठीक है। इसकी जो इस फार्मूले की जो बेसिक सी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ वो ये है कि हमारे पास ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला होता है πr²h, ठीक है। अब इसमें πr² क्या होता है, ये सर्कल का एरिया है और h क्या है, इसकी हाइट है। क्योंकि आप जानते हैं सिलेंडर में ये जो सरफेस आपकी बनती है ऊपर या बिलो या कहीं पर भी देखें तो सर्कल की फॉर्म है, तो सर्कल का एरिया πr² आ गया इंटू h आ गया, तो ये एक रोस h किसके बराबर आ गया, वॉल्यूम v के बराबर आ गया। तो ये एक बेसिक इसकी एग्जांपल थी कि वॉल्यूम जो है उसको आप लिख सकते हैं सरफेस एरिया इंटू हाइट। अब अगर ऐसी बात है तो आप ज़रा गौर करें कि अगर हमारे पास एक फंक्शन y इक्वल टू f(x) है, देन ये जो ऑर्डर पेयर आपका x, y है, इसमें ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, y की जगह हमने f(x) लिख दिया, तो ये जो ऑर्डिनेट है आपका f(x) ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हाइट ऑफ द फंक्शन को शो करता है एट पॉइंट x। मिसाल के तौर पर मेरा ये कर्व है y इक्वल टू f(x), तो x के ऊपर ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, f(x) को। ये क्या होगा, हाइट x हो जाएगी, हाइट हो जाएगी फंक्शन की। चलें मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ पर x इक्वल टू 5 है, तो
इसके ऑपोजिट यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है f(5), ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये इस फंक्शन की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पता ये चला कि जो y या f(x) हो यानी ऑर्डिनेट है, वो फंक्शन की हाइट को शो करता है। तो अब आप ज़रा डबल इंटीग्रल पर गौर करें। डबल इंटीग्रल में जो पहली चीज़ है आपकी f(x)y, तो ये भी क्या है, हाइट ही शो कर रहा है ना फंक्शन की। dA क्या है, एरिया एलिमेंट है, तो हाइट इंटू एरिया एलिमेंट मल्टीप्लाई किया तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये dV को, वॉल्यूम को। ठीक है, तो इसका मतलब डबल इंटीग्रल जो है वो आपका वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड जो है उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई फंक्शन आपका गिवन होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद अगर यहाँ पर फंक्शन की जगह मैं कांस्टेंट 1 पुट कर दूँ, यानी कि f(x)y की वैल्यू सपोज कर ले 1 के इक्वल है, तो 1 के इक्वल है तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा 1, तो ये रह जाएगा dA। अब मैं इस डबल इंटीग्रल को लिमिट्स की फॉर्म में बदल लेता हूँ। तो ये x1 से x2 लिमिट पहली x की आ गई, दूसरी y1 की लिमिट्स y1 = g1x आ गया, y2 = g2x आ गया, और dA को मैंने बदल लिया dy dx में। अब यहाँ y की विद रिस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करूँगा तो वो y dy बदल जाएगा y में, y की जगह अपर लिमिट आ जाएगी g2x, लोअर लिमिट आ जाएगी g1x। अब आप ज़रा गौर करें, ये शो क्या कर रहा है, ये एरिया अंडर दी कर्व को शो कर रहा है। g2 और g1 अगर हमारे पास दो कर्व दी हों, उनके दरमियान का एरिया मालूम करना है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व माइनस करके x की लिमिट्स पुट कर देंगे तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। इट मीन्स आपका डबल इंटीग्रल वॉल्यूम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और एरिया अंडर द कर्व के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। वॉल्यूम के लिए तब इस्तेमाल होगा जब यहाँ पर फंक्शन आपको गिवन होगा, और एरिया के लिए क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी ये जो चीज़ है सिर्फ आपके पास रह जाएगी, तो ये डबल इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व में बदल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट बेटा आपका डबल इंटीग्रल का पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप किस तरह कन्वर्ट करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास अगर ये एक ऑर्डर पेयर फॉर्म है x, y कार्टियन फॉर्म है, दिस इज़ कार्टियन फॉर्म। अब इस कार्टियन फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है r, थीटा में। ये जो ऑर्डर पेयर फॉर्म है ये आपकी है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे ये कार्टियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो इसमें इस कार्टियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x = r cos थीटा की करते हैं, y = r sin थीटा होता है, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर जो है वो r के स्क्वायर के इक्वल होता है। dx dy जो है इसको आप बदल देते हैं r × dr d थीटा के साथ। ठीक हो गया। तो अब आपका ये जो डबल इंटीग्रल है जो कि आपका कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में था, y1 से y2 g1x g2x f(x), y dy dx। अब ये जो आपका डबल इंटीग्रल था जो कि आपका था किसमें, कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाएगा इस तरह कुछ। बाहर आप लिमिट्स लिखेंगे थीटा की, θ1 से θ2, ये एंगल्स हैं। यहाँ पर अंदर आ जाएगी लिमिट्स r की, r = आपके पास यहाँ पर r1 जो है वो किसी कर्व के बराबर होगा, फ़र्ज़ कर लें g1 थीटा उसका नाम रख लेते हैं। एक दूसरी अपर कर्व होगी r2 = g2 थीटा रख लेते हैं उसका नाम हम। ये जो f(x)y है यहाँ पर चेंज हो जाएगा f(r) थीटा में, और dy dx की जगह या dx dy की जगह क्या लिख देना है, r × dr d थीटा। तो अब ये जो इंटीग्रल आपके पास बन गया है, ये बन गया जी पोलर कोऑर्डिनेट में आपका डबल इंटीग्रल। ठीक है। अब अगली चीज़ वही है कि ये अगर यहाँ पर f(r) थीटा लिखा हुआ है तो ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम आप सिर्फ डबल इंटीग्रल ये x y में हो तो तभी मालूम कर सकते हैं, नहीं, आपने पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लिया है तब भी ये चीज़ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर आपका f(r) थीटा 1 के इक्वल है तो तब ये एरिया एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है। और ये dy dx जो कि इसके बराबर है, और इसको ऐसे भी देखा जा सकता है dx dy किसके बराबर है, dA के बराबर। तो dA को आप dA जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं r = dr d थीटा, यानी ये आपका एरिया एलिमेंट है इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन नेक्स्ट बेटा आपका एप्लीकेशन जो है डबल इंटीग्रल्स की, ये क्या चीज़ है, डबल इंटीग्रल को आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ। पहले है लैमिना। लैमिना एक फ्लैट ऑब्जेक्ट होता है जिसकी जो 2 डायमेंशनल फ्लैट ऑब्जेक्ट है
जिसकी थिकनेस जो है वो नेग्लेजिबल है, लेकिन उसकी जो थिन है वो थोड़ा सा सफिशिएंट थिन होता है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो नेग्लेजिबल है, डेट इज़ द प्रोसेस टू ज़ीरो। सही है। अच्छा, अब लेमिना की दो किस्म की टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं लेमिना। एक होता है होमोजीनियस लेमिना, होमोजीनियस लेमिना, और एक होता है इनहोमोजीनियस लेमिना, इनहोमोजीनियस लेमिना। अच्छा, होमोजीनियस लेमिना के केस में याद रखिएगा जो डेंसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म से मुराद है कि वो आपके पास थ्रू आउट द लेमिना कांस्टेंट रहेगी, डेट इज़ कांस्टेंट। इनहोमोजीनियस लेमिना के केस में जो डेंसिटी होगी वो वेरिएबल डेंसिटी होगी, यानी कि वो चेंज होगी पॉइंट टू पॉइंट। दूसरी बात, होमोजीनियस लेमिना के केस में जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो और सेंट्रॉइड लेमिना का वो एक ही मतलब रखता है, यानी सेंटर ग्रेविटी कह दे या सेंट्रॉइड कह दे, दोनों सूरतों में वो एक ही चीज़ है। ठीक है। जबकि इनहोमोजीनियस के केस में सेंट्रॉइड नहीं होता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इस केस में यहाँ पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। होमोजीनियस लेमिना के केस में अगर वो कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें या सेंट्रॉइड निकालें तो वो समझिएगा इसका मतलब एक ही है। ठीक होगी बात जी। ले जी, अब उसके बाद जो पहली चीज़ आपने डबल इंटीग्रल की मदद से निकालनी है वो है मैस ऑफ लेमिना का जो मैस है उसको मैं यहाँ पर m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डबल इंटीग्रल की मदद से निकाल रहे हैं तो फार्मूला होगा m ओवर रीजन d डेल्टा एक्स वाई। यहाँ डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी को, डेल्टा रिप्रेजेंट डेंसिटी, और साथ आ जाएगा एरिया एलिमेंट डी ए, और डी ए फर्दर किसके इक्वल है, डी वाई डी एक्स के। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अगर होमोजीनियस लेमिना के केस में चलें तो ये डेंसिटी जो है वो आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट कंसीडर होगी। ठीक है। और एग्जैक्टली यहाँ पर इसको इक्वल टू 1 के तौर पर ले लेते हैं। तो फॉर होमोजीनियस लेमिना, होमोजीनियस लेमिना के केस में आपका जो मैस ऑफ लेमिना m है वो ये आ जाएगा इंटीग्रल ओवर रीजन d, ये ख़त्म हो जाएगी, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ये सिंपल आपका डी ए के इक्वल आ जाएगा, डेट इज़ एरिया एलिमेंट बन जाएगा ये आपका। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अच्छा, अब अगली बात ये कि क्या ये जो मैस ऑफ लेमिना को निकालने का तरीक़ाकार है ये सिर्फ कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में? नहीं जी, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे पोलर कोऑर्डिनेट में दोबारा चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज करने का तरीक़ाकार मैंने अभी आपको बता दिया है। x को r कोस थीटा से, y को r साइन थीटा से बदल देंगे आप यहाँ पर। ठीक है। अगली चीज़ है आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डबल इंटीग्रल की मदद से निकालनी है आपने। आप लेट कर लें ये हमारी x बार y बार जो है ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लेमिना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप जानते हैं वो पॉइंट जिसके अबाउट आपका लेमिना जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर x बार निकालने का जो फार्मूला है ये है, नोमिनेटर आपका आएगा x बार, यहाँ x लिखेंगे डेल्टा x कोमा y इंटू डी ए डिवाइडेड बाय डबल इंटीग्रल डेल्टा x कोमा y डी ए, ये x बार निकालने का फार्मूला है। इसी तरह अब अगर इस फार्मूले में अगर आपने y बार निकालना है तो y बार का जनाब फार्मूला आपके पास सिंपल बन जाएगा y इंटू डेल्टा x कोमा y डी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा x कोमा y इंटू डी ए। अब आप थोड़ा गौर करें कि यहाँ पर मैं डेंसिटी को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मैंने फार्मूला लिखा है ये मैंने यहाँ पर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लेमिना, इनहोमोजीनियस लेमिना के लिए लिखा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रही है ना, सॉरी ये आपकी डेंसिटी आ रही है, तो ये इनहोमोजीनियस लेमिना के लिए फार्मूला है। अच्छा, अब अगर इन्हीं फार्मूलाज को आप लेके जाना चाहते हैं होमोजीनियस लेमिना के लिए
तो होमोजीनियस लैमिना के लिए ये चीज़ कैसे बन जाएगी आपकी, एक्स बार आ जाएगा, ये डेंसिटी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी, ये आ जाएगा एक्स इंटू डी ए डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी ये बाहर आ जाएगी कांस्टेंट बन के, ये आ जाएगी डी ए। अच्छा, जब यहाँ पर डेंसिटी बाहर आ गई, यहाँ पर भी डेंसिटी आपकी बाहर आ गई, एक्स कोमा वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स बार का फार्मूला सिंपल ये रह जाएगा आपके पास, डबल इंटीग्रल एक्स इंटू डी ए ओवर डबल इंटीग्रल डी ए। ये आपके पास आ गया होमोजीनियस लैमिना के केस में। इसी तरह होमोजीनियस लैमिना के केस में वाई आ जाएगा आपके पास इस तरह, वाई इंटू डी ए डिवाइडेड बाय डबल इंटीग्रल डी ए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एक्स बार और वाई बार का फार्मूला है ये सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप होमोजीनियस के केस में आप इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लें या सेंट्रॉइड कर लें, दोनों मतलब एक ही हैं, लेकिन आप इसे इन होमोजीनियस केस में ये फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते, इन होमोजीनियस के केस में आप यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जी नेक्स्ट अगली चीज़ जो आपने सीखनी है वो यहाँ पर है फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास ऑफ लैमिना। फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ मास ऑफ लैमिना। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है कि फर्स्ट मोमेंट आपने निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस, और एक आप निकालते हैं अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जो फर्स्ट मोमेंट है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है एम वाई से, एम एक्स से नहीं एम वाई से, याद रखिएगा। और इसका फार्मूला ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो नोमिनेटर था, यानी कि x इंटू डेंसिटी एक्स कोमा वाई डी ए, और अबाउट वाई एक्सिस जो है उसको रिप्रेजेंट करना है आपने एम एक्स से, और ये आपके पास था y इंटू डेंसिटी फंक्शन एक्स वाई इंटू डी ए। ठीक हो गया जी यहाँ पर। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू एम वाई, ये उसका नोमिनेटर था, डिवाइडेड बाय मास ऑफ लैमिना एम, और वाई बार इक्वल टू एम एक्स ओवर एम। तो ये भी लिखने का एक तरीकाकार आपके पास है फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास को। सेकंड इसके बाद होता है सेकंड मोमेंट ऑफ मास ऑफ लैमिना या इनर्शिया भी बोलते हैं उसे। लेकिन जी नेक्स्ट आपका सेकंड मोमेंट ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप बोलते हैं। ये भी तीन किस्म के होते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट ओरिजिन। ये तीन किस्म के होते हैं, वो दो किस्म के हैं। अबाउट एक्स एक्सिस इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई एक्स से, फार्मूला इसका है डबल इंटीग्रल ओवर रीजन डी, यहाँ पर आप लिखेंगे वाई स्क्वेयर, ठीक है, वाई स्क्वेयर इंटू डेंसिटी एक्स कोमा वाई इंटू डी ए। अच्छा, यहाँ पर अब आपने एक फ़र्क देखना है, जब हमने फर्स्ट मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस निकाला है तो यहाँ पर एक्स ही है ये, लेकिन जब हम यहाँ पर अबाउट एक्स एक्सिस निकालते हैं सेकंड मोमेंट तो यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखना है, तो ये मिक्स ना हो जाए, ठीक है। हाँ, बाकी यहाँ पर ये इसको रिप्रेजेंट एम वाई से किया है, वो बात की बात है यहाँ पर, लेकिन आपने जब ये इंटीग्रल के अंदर जो है अबाउट एक्स एक्सिस लिया है तो यहाँ पर एक्स आया है, जब अबाउट वाई एक्सिस लिया है तो यहाँ पर वाई आया है। लेकिन सेकेंड मोमेंट के केस में आपके पास जब अबाउट एक्स एक्सिस लेंगे यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, और जब आप यहाँ पर अबाउट वाई एक्सिस लोगे सेकेंड मोमेंट तो फिर ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप आई वाई से, और फार्मूले में यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर डेंसिटी फंक्शन एक्स कोमा वाई डी ए, ठीक है। इसके बाद सेकंड मोमेंट अबाउट रीजन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने अबाउट रीजन निकालना है, इसे पोल मोमेंट्स भी बोलते हैं या अबाउट पोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पोल भी बोलते हैं, सॉरी पोल कह रहा हूँ, पोलर मोमेंट भी इसे बोलते हैं। तो पोलर मोमेंट जो है उसको आपने डिनोट करना है आई नोट से, फार्मूला उसका है आई एक्स प्लस आई वाई, यानी ये जो ऊपर आपने निकाले हैं ना जी दोनों, ये आई एक्स और आई वाई, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आपका पोलर मोमेंट या मोमेंट अबाउट रीजन आ जाएगा। तो ये आपके पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनली आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेंसिटी फंक्शन एक्स कोमा वाई इंटू
DA, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन या पोलर मोमेंट आपके पास इस तरह बन जाएगा ये। नहीं जी, नेक्स्ट यहाँ पर अभी तक हमने जो डबल इंटीग्रल ये ख़त्म होने लगा हो गया, तो इसके मतलब थोड़ा सा एक प्रैक्टिस के तौर पर एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। हमने एक फार्मूला लिखना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो इन होमोजीनियस लैम्डा के लिए यहाँ पर हमने एक फार्मूला लिखना होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोलर कोऑर्डिनेट में, वो कैसा नज़र आएगा, ठीक है। मतलब ये है कि आपको यहाँ तक पता समझ आ जानी चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लिखते हैं कार्टियन कोऑर्डिनेट में, पहले अपने सामने अपनी आसानी के लिए। तो वो आपके पास था x इंटू डेंसिटी x, y इंटू DA डिवाइडेड बाय डबल इंटीग्रल डेंसिटी x, y इंटू DA। बस पोलर कोऑर्डिनेट में आपने चेंज करना है, तो आपने कन्वर्जन आप जानते हैं, x की जगह r कोस थीटा, y की जगह r साइन थीटा पुट करना है आपने। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आपको कहीं नज़र आ रहा है तो उसकी जगह r स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो DA है जो आपका एरिया एलिमेंट है, ये होता है dx dy या dy dx भी बोलते हैं, ये आ जाएगा r इंटू dr d थीटा के बराबर, ठीक है। तो बस ये आपकी जो चेंज हो जाएगा इस तरह कुछ, x बार आपके पास आ जाएगा, x की जगह ये लिमिट्स आएंगी पहले थीटा की, थीटा 1 से थीटा 2, उसके बाद r की लिमिट लिखेंगे, r की लिमिट्स आ जाएंगी इन टर्म ऑफ थीटा यानी g1 थीटा लोअर कर्व, r2 अपर कर्व g2 थीटा। x, ये जो x है इसकी जगह आप लिख दोगे r कोस थीटा, डेंसिटी आपकी एक्स वाई के फॉर्म में थी, अब वो r थीटा के फॉर्म में चल जाएगी। dA की जगह आप क्या लिख दोगे r इंटू dr d थीटा डिवाइडेड बाय डेंसिटी, नीचे इंटीग्रल की लिमिट्स वही थीटा 1 से थीटा 2 डिवाइडेड बाय r1 से r2, r1 g1 थीटा g2 थीटा के बराबर है। डेंसिटी की जगह डेंसिटी एक्स वाई में थी, अब वो r थीटा में चल जाएगी, और DA की जगह क्या आ जाएगा r इंटू dr d थीटा। तो ये आपका कार्टियन कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला था x बार का। तो ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरह आपने इसको बदल लिया, ठीक है। तो ये कन्वर्जन भी आपको यहाँ पर आनी चाहिए। नीचे वाली चीज़ ये मैस ऑफ लैमिना को शो करती है पोलर कोऑर्डिनेट में, ऊपर वाली चीज़ जो है वो आपका फर्स्ट मोमेंट है, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये चीज़ें सारी आपको कन्वर्जन आनी चाहिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम ट्रिपल इंटीग्रल की तरफ मूव करते हैं। नहीं जी, नेक्स्ट यहाँ पर हम ट्रिपल इंटीग्रल की तरफ मूव करते हैं। तो ट्रिपल इंटीग्रल क्या है आपका, ट्रिपल इंटीग्रल में फ़र्ज़ कर लें W आपका एक फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का f(x,y,z), ये 3 वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट, W यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, विच इज़ डिफाइंड ओवर रीजन S, और S जो है वो सबसेट है R क्यूब का यानी स्पेस का। वहाँ पर डबल इंटीग्रल में आपका जो रीजन D था वो सबसेट था R स्क्वायर का यानी प्लेन का। यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है, ठीक है, वो सेट जो है वो R3 यानी कि R3 यानी स्पेस का ये सबसेट है। देन द ट्रिपल इंटीग्रल कैन बी डिफाइंड है। तो ट्रिपल इंटीग्रल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर रीजन S f(x,y,z) dv। पहली बात यहाँ पर वहाँ पर dA आता है, यहाँ पर आपका dv वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस वॉल्यूम एलिमेंट को आप इस तरह चेंज कर लेंगे, ये मैंने पहले लिख लिया 2 इंटीग्रल्स, डबल इंटीग्रल बाहर आ गया ओवर रीजन D पहले वाले की तरह, और अंदर इंटीग्रल तीसरा इंटीग्रल जो है, अंदर वाला जो इंटीग्रल है वो आपका जो है वो z, उसमें मैं z को पहले इंटीग्रेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू z। अच्छा, अब यहाँ पर z जो है आपका डिपेंड करेगा, बाकी जो दो वेरिएबल बच गए हैं वो कौन कौन से हैं, x एंड y, ठीक है। तो z डिपेंड करेगा φ1 आपकी एक सरफेस है वो डिपेंड कर रही है, वो है इन टर्म ऑफ एक्स वाई। दूसरा अपर सरफेस z2 इक्वल टू φ2 एक्स वाई, और बाकी ये चीज़ आ गई dy dx। यहाँ पर आप देखें कि जो आपका वॉल्यूम एलिमेंट dv है ये आपके पास, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो dz इंटू da, ठीक है। अब da जो है वो आपके पास dy इंटू dx के बराबर है, dy इंटू dx, या आप इसे dx dy भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आप यहाँ पर इस डबल इंटीग्रल को भी अगर आप यहाँ पर भी इसकी लिमिट्स लिख दें तो आपका ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है ये फाइनली आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। बाहर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं x की लिमिट्स x1 से x2 ये कांस्टेंट लिमिट्स होंगी, आगे मैं लिखूँगा y की लिमिट्स, तो y की लिमिट्स होंगी आपके पास इन टर्म ऑफ x, g1x लिख दिया,
y2 आ गया g2x, और इसके बाद अंदर आएंगी z की लिमिट्स। तो z की जो लिमिट्स हैं, जो कि पहले यहाँ पर x कांस्टेंट हो गया, फिर y की लिमिट्स आ गई इन टर्म ऑफ x। जब z की लिमिट लिखेंगे तो z की लिमिट्स अब लिखनी है इन टर्म ऑफ x एंड y बोथ, x में और y में होनी चाहिए आपकी लिमिट्स, z2 phi2 x, y। ये आपका फंक्शन आ गया, साथ ये आ गया dg dy dx। अच्छा, अब अगली बात यहाँ पर ये याद रखें कि इस जो आपका ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है, इस ट्रिपल इंटीग्रल को लिखने के 6 स्टाइल हमारे पास हैं। ये एक मैंने लिख दिया, बाकी 5 स्टाइल देखें किस तरह के हैं। अच्छा, वो जो 5 स्टाइल हैं उनको समझने के लिए ज़रा पहले ये देखें। आप अगर एक ऑब्जेक्ट, आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट्स को आप 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं, डेट इज इक्वल टू 6 वेज आपके पास बनते हैं। अब 3 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन 6 वेज। अब आपके पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, x y z। अब x y z 3 वेरिएबल्स हैं, दीज कैन बी अरेंज इन 6 वेज। कैसे? आप सबसे पहले x लिखते हो, फिर y लिखते हो, फिर z लिखते हो, एक वे ये हो गया। आप x लिखते हैं, z लिखते हैं, फिर y आ गया, दूसरा वे हो गया। फिर जनाब आप ऐसे करते हैं, यहाँ पर y पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर x आ गया, फिर z आ गया। फिर आप y लिखते हैं, यहाँ पर z आ गया, फिर x आ गया। फिर आप यहाँ पर z लिखते हैं, फिर आप x आ गया, फिर y आ गया। फिर z लिखते हैं, फिर आ गया y और x। ये आपके पास 6 वेज हैं। दीज आर दी 6 वेज बाई विच वी अरेंज 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करेंगे आपका ट्रिपल इंटीग्रल है ऐसे, सही है। अब यहाँ पर अगर आपने लिख दिया पहले x, ये मैं लिखता हूँ इधर, ये हमारे पास देखें ना dv एलिमेंट जो है, dv जो है वॉल्यूम एलिमेंट, इसको आप इन 6 तरीक़ों से लिख सकते हो। कैसे? पहले आप लिखते हैं यहाँ पर x की लिमिट्स, फिर आप लिखते हैं y की लिमिट्स, फिर आप लिखते हैं z की लिमिट्स। इसमें क्या होगा, x की लिमिट्स बाहर वाली कांस्टेंट, y की लिमिट्स आएंगी इन टर्म ऑफ x, और z की लिमिट्स आ जाएंगी इन टर्म ऑफ y एंड x बोथ। अच्छा, जब इस केस में आप लिखेंगे, ये आ गए x की लिमिट्स, ये अब आ गई z की लिमिट्स, और ये आ गई किसकी लिमिट्स, y की। जब आप ऐसे लिखोगे जी, तो फिर यहाँ पर y जो है वो डिपेंड करेगा आपका z और x के ऊपर, z डिपेंड करेगा आपका सिर्फ x के ऊपर, और x की लिमिट्स जो होंगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर जब आप इधर आते हैं, तो बाहर आपने z की लिमिट्स लिख दी, अंदर आपने y की लिमिट्स लिख दी, फिर इधर आपने x की लिमिट्स लिख दी। अब यहाँ पर x जो है वो फंक्शन होगा आपका z और y का, ठीक है। y जो है फंक्शन होगा आपका, y की जो लिमिट्स होंगी वो डिपेंड करेंगी आपके पास यहाँ पर z के ऊपर, और z की लिमिट्स जो होंगी वो कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है। तो इन 6 तरीक़ों से आप ट्रिपल इंटीग्रल को लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? मैं चलें एक मरतबा दोबारा आपको लिख कर दिखाता हूँ। ये देखो, फ़र्ज़ करो मैं इस स्टाइल से लिखना चाहते हैं ये, तो यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ पर y की लिमिट्स y1 से y2 तक चले गया। अब आगे है क्या, इसको लिख रहे हैं हम z। अब z है ना, तो z की लिमिट्स आपके पास हैं। अब ये z की जो लिमिट्स हैं, z की लिमिट्स होंगी इन टर्म ऑफ y। इससे पीछे कौन सा वेरिएबल है, z से पीछे y है, तो इन टर्म ऑफ y आएंगी g1y, z2 इज इक्वल टू g2y। अब यहाँ पर आ जाएंगी आगे x की लिमिट्स, x की लिमिट्स आएंगी y और z के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो x को हम लिखेंगे phi1 y कोमा z, x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू phi1, x2 इज इक्वल टू phi2 अपर लिमिट y कोमा z। ये आपका फंक्शन आ गया f(x,y,z). अब यहाँ पर पहले आपने चूँकि x की लिमिट्स लिखी हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा dx, फिर बाद में लिखी है z की तो dz, फिर बाद में लिखी है y की तो dy। तो ये आप ट्रिपल इंटीग्रल को 6 तरीक़ों से लिख सकते हैं, और 6 के 6 तरीक़ों से आंसर सेम आएगा। सही होगी बात ये। नेक्स्ट देखें, ट्रिपल इंटीग्रल की मदद से भी आप वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं अपने सॉलिड का। अगर ट्रिपल इंटीग्रल में बिल्कुल डबल इंटीग्रल की तरह आपका जो फंक्शन है इफ़ f(x,y,z) ये आपका हो जाए कांस्टेंट फंक्शन 1 के बराबर, तो आपका जो ट्रिपल इंटीग्रल है जिसको आपने ओवर रीजन S लिखा हुआ था, वो आपका बन जाएगा इसके बराबर। आगे ये आ जाएंगी x की लिमिट्स, x इज इक्वल टू x1 से x2, फिर आप y की लिमिट्स आ जाएंगी y1 से y2, और वो लिमिट्स जो हैं वो आप जानते हैं, यहाँ पर ये y की लिमिट्स x पर डिपेंड करेंगी, z की लिमिट्स जो हैं वो आपके पास डिपेंड करेंगी x एंड y के बोथ के ऊपर। यानी कि ये सिंपल बताना है, इसमें मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पर
यहाँ पर जनाब आप फंक्शन की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो आपका ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है ओवर रीजन एस, दिस गिव्स वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा बेटा जी, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो ये है कि कन्वर्जन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आप ट्रिपल इंटीग्रल को किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पास है एक्स वाई जी कार्टियन कोऑर्डिनेट्स, आपने इनको चेंज करना है आर थीटा जी में। ये आपके पास होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर जो आप रिलेशन इस्तेमाल करते हैं वो एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला। और तीसरा कोऑर्डिनेट जो है जेड, वो जेड के इक्वल है, यानी तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर चेंज नहीं होता। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आर स्केयर के इक्वल है। डी वाई डी एक्स जो है वो आर इंटू डी आर डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। सही है, तो अब यहाँ पर आपका जो ट्रिपल इंटीग्रल है कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में ओवर रीजन एस एफ एक्स वाई जी डी वी, इसको आप लिखेंगे इस तरह। सबसे बाहर वाली लिमिट्स आप लिखेंगे थीटा की। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 ये आपकी लिमिट्स आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आर की लिमिट्स आएंगी। अब आर आपने लिखा है दूसरे नंबर पर, तो इधर ये आर डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। सही है, यहाँ पर पहला इंटीग्रल ये बाहर वाला आउटर इंटीग्रल थीटा का है। आगे आर लिख रहे हैं तो आर डिपेंड करेगा थीटा पर, तो आर वन इज इक्वल टू जी वन थीटा, ये पहली कर्व आ गई लोअर कर्व। आर टू इज इक्वल टू जी टू थीटा, ये आपकी अपर आउटर कर्व आ जाएगी। अगला तीसरा इंटीग्रल आपने लिखा जेड का, तो जेड होगा इन टर्म ऑफ आर एंड थीटा। जेड इनर इंटीग्रल है, सबसे पहला इंटीग्रल है, तो ये डिपेंड करेगा थीटा पर और आर पर। तो जेड वन आ जाएगा आपके पास फाइव वन आर थीटा, यानी जेड वन जो है जेड वन की जो वैल्यू होगी वो आर और थीटा की शक्ल में होगी, और अपर लिमिट भी इसी तरह ही होगी। अच्छा, अब ये एफ एक्स वाई जी था, तो ये बदल जाएगा एक्स की जगह आर, वाई की जगह थीटा, जेड की जगह जेड। डी वी वॉल्यूम एलिमेंट, तो वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पर देखें क्या बनेगा। वॉल्यूम एलिमेंट होता है डी जी डी वाई डी एक्स, तो डी जी रहेगा ना। जेड आपके पास क्या है, तीसरा एलिमेंट मैंने बताया कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जेड जेड के इक्वल ही है यहाँ पर। तो डी जी जहाँ, तो डी वाई डी एक्स की जगह क्या लिखना आपने, आर इंटू डी आर डी थीटा। ठीक हो गया, आर इंटू डी आर डी थीटा। तो ये आपके पास इसका डी वी जो है वो इसमें बदल जाएगा डी जी आर इंटू डी आर डी थीटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप जो आपका कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में ट्रिपल इंटीग्रल होगा उसे आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ऐसे चेंज कर लेंगे। लेकिन जी नेक्स्ट बेटा जी आपका टॉपिक है कि अब आपने अगर आपका ट्रिपल इंटीग्रल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपने देखना है तो वो क्या होगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स किस तरह के होते हैं वो देखें। आपके पास एक्स वाई जी ये कार्टियन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको आपने चेंज करना है रो थीटा फाई में। ये आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब इनका यहाँ पर रिलेशन जो है वो उधर आप देख लें। कार्टियन कोऑर्डिनेट में एक्स बराबर है रो कोस थीटा साइन फाई, वाई बराबर है रो साइन थीटा साइन फाई, और जेड बराबर है रो कोस फाई। इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपने जो पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू देखी थी वो क्या थी, रो कोस थीटा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे एक्स की जगह था आर कोस थीटा, तो अब आप यहाँ पर इसको लिखोगे रो कोस थीटा, आर की जगह रो कोस थीटा, और साथ ये साइन फाई लगा देंगे आप। फिर वाई की वैल्यू आपने पोलर कोऑर्डिनेट में लिखी है आर साइन थीटा, तो यहाँ पर आप लिखोगे आर की जगह रो साइन थीटा, साथ साइन फाई लगा देंगे। तीसरा कोऑर्डिनेट जेड जो है वो रो कोस फाई आ जाएगा, क्योंकि ऊपर दोनों मरतबा साइन फाई आपने इस्तेमाल किया, अब यहाँ पर आपका कोस फाई आएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो यहाँ पर आपका जो रो स्क्वायर है वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर जो वॉल्यूम एलिमेंट है डी वी, तो डी वी आपके बराबर होता है डी जेड डी वाई डी एक्स। इसको जब आप लेके जाओगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में तो ये इस तरह बदल जाएगा, रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी थीटा डी फाई। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका ये जो वॉल्यूम ये जो इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल आपका ट्रिपल इंटीग्रल जो है, इसको आपने लिखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सबसे आउटर लिमिट थीटा की, फिर आपकी फाई की, तो फाई वाली जो लिमिट्स हैं थीटा पर डिपेंड करेंगी। अंदर आएगी सबसे अंदर रो की, तो रो वाली लिमिट्स डिपेंड करेंगी थीटा पर भी और फाई पर भी, यानी रो वन जी वन थीटा फाई, जी वन थीटा फाई मतलब रो वन की वैल्यू होगी थीटा और फाई के फॉर्म में। जैसे आप कहते हो यहाँ पर रो वन लिखा हो 2 साइन थीटा कॉस फाई, ये आपके पास सपोज ये आपके पास लिमिट दी हुई है। सही है, तो और यहाँ पर ये जो एफ है एक्स वाई जी में था, अब यहाँ पर रो थीटा फाई में आ जाएगा, और आगे आपने ये डी वी है, डी वी की वैल्यू पुट करनी है, तो डी वी की वैल्यू ये सारी आपके पास आ गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट जी लास्ट टॉपिक आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल्स। ट्रिपल इंटीग्रल की एप्लीकेशन बिल्कुल वही है जो डबल इंटीग्रल की एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपने चीज़ मालूम करनी है मैस ऑफ द सॉलिड एम, ट्रिपल इंटीग्रल डेल्टा इज डेंसिटी हेयर इनटू डी वी। डबल इंटीग्रल में आपने लिखा था डेल्टा एक्स वाई डी ए एरिया एलिमेंट, यहाँ पर डी वी लिखेंगे आप।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वहाँ पर एक्स बार वाई बार था, यहाँ पर तीसरा कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा एक्स बार वाई बार जेड बार। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप सेंटर ऑफ मैस भी बोलते हैं, डबल इंटीग्रल में भी सेंटर ऑफ मैस कह सकते हैं, यहाँ पर भी। ये नहीं कि यहाँ वहाँ पर शायद मैंने सेंटर ऑफ मैस नहीं बोला, तो आप इसे सेंटर ऑफ मैस भी बोल सकते हो। अच्छा, एक्स बार का फार्मूला ट्रिपल इंटीग्रल, बिल्कुल सेम वही डबल इंटीग्रल वाले फार्मूले हैं। एक्स बार है तो यहाँ पर आप एक्स लिखोगे, ये जो मैथ्स वाला फार्मूला है सेम वही फार्मूला आपने जैसे ये लिखा मैथ्स वाला फार्मूला नीचे, ऊपर बस इसके साथ आपने एक्स ऐड कर देना है। वाई बार में ऊपर यहाँ वाई आ जाएगा, जेड बार में ऊपर यहाँ जेड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, इस चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हो, ये जो नोमिनेटर है, ये नीचे जो डिनोमिनेटर, ये तो मैथ्स आ गया ना एम, ये जो ऊपर है ये सारी चीज़ नोमिनेटर, ये अगर एक्स बार लिखा है तो आप इसे लिखोगे एम वाई जी, और एम वाई जी क्या है, मोमेंट अबाउट फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास ऑफ सॉलिड। ये पूरी बात देखेंगे आप, फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास ऑफ सॉलिड अबाउट वाई जी प्लेन, ठीक है। यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, तो आप यहाँ पर एक्स है तो आप वाई जी बाकी रहेगा, तो आप लिखोगे मोमेंट अबाउट वाई जी प्लेन। इसी तरह यहाँ पर अब जब वाई लिखा तो बाकी दो जो वेरिएबल एब्सेंट हैं वो कौन है, एक्स और जी हैं, तो आप इसको लिखोगे एम एक्स जेड ओवर एम। क्या पढ़ेंगे इसको, मोमेंट अबाउट एक्स जी प्लेन। तीसरा जब z है तो फिर दो वेरिएबल कौन से एब्सेंट है, एक्स और वाई, तो आप इसे लिखोगे एम एक्स वाई ओवर एम, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अब अगली बात वो वही आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ पर आपका जो होमोजीनियस केस होगा तो होमोजीनियस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ से कांस्टेंट बन जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो उसको नहीं आप लिखेंगे यहाँ पर। तो फिर आपका ये जो सिंपल फार्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा एक्स इंटू डी वी, ठीक है, ओवर ये सारी चीज़ आपके पास डी वी आ जाएगी, वो फिर और वो कहलाएगा सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड हो जाएगा होमोजीनियस के केस में। यहाँ पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड का मतलब होमोजीनियस केस में कोई फ़र्क नहीं रखता, वो सेम रखता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जी नेक्स्ट आपके पास है सेकंड मोमेंट ऑफ मास ऑफ सॉलिड या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसमें जब डबल इंटीग्रल था तो आपने लिखा था आई एक्स को अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे चूँकि ये आया 3 वेरिएबल है ना, तो जब आई एक्स लिखा है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर कौन से 2 वेरिएबल एब्सेंट है, वाई और जी, तो आप लिखेंगे अबाउट वाई जी प्लेन। वाई जी प्लेन यहाँ वाई स्केयर जी स्केयर आ जाएगा, एक्स है तो 2 वेरिएबल जो से एब्सेंट है वाई और जी, उनका स्केयर आ जाएगा, इंटू डेंसिटी इंटू डी बी। अब आई वाई निकालना है तो 2 वेरिएबल कौन से एब्सेंट हो गए, एक्स और जी, तो आप लिखोगे एक्स स्केयर प्लस जी स्केयर, फिर डेंसिटी इंटू डी बी, ये हो जाएगा अबाउट एक्स जी प्लेन। तीसरा अबाउट एक्स वाई प्लेन, यहाँ पर आई जी आ जाएगा, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास टोटल फार्मूलाज थे जो चैप्टर नंबर 10 में आपने इस्तेमाल करने थे, ठीक है। उनको 1 बाय 1 अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश के साथ आपको यहाँ पर मैंने लिख दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी इस चीज़ की। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स मुझे कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।